हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षराज है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हर्ष। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो अर्ली वीडियोस हमने बनाई थी संगम एज पल्लवा से रिलेटेड, उसी के कंटेम्प्ररी ये वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को भी समझेंगे। और लास्ट में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो 2027 में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और एक मेंस का आंसर भी दिया गया है, जिसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं, यूपीएससी विद हर्ष। राष्ट्रकूट डायनेस्टी को समझने के पहले हमें चालुक्यास का थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। उसी के बाद हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी कैसे स्टेब्लिश हुई वहां से फिर चालू करें। अगर पर्टिकुलरली फाउंडेशन ऑफ ओरिजिन की अगर बात की जाए राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी, जो चालुक्य किंग थे बदामी के, उनके फिडिटरी हुआ करते। जो लास्ट चालुक्य रूलर थे उनका नाम था कीर्तिवर्मन टू, और इनके फिडिटरी हुआ करते थे जिनका नाम था दांती दुर्ग, जो बेसिकली फाउंडर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटका के नॉर्थ वाले रीजन में रूल किया करते थे, मतलब एज अ फिडेटरी ऑफ चालुक्य ऑफ बदामी। तो दांती दुर्ग ने क्या किया था कि उन्होंने कीर्तिवर्मन को मार दिया था और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। अगर और बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की जाए तो दांती दुर्ग और चालुक्य के बीच में इतना घमासान युद्ध क्यों हुआ, उसके ट्रेसेस हमें ऐसे मिलते हैं कि दांती दुर्ग पहले ट्रिब्यूट दिया करते थे चालुक्य किंगडम को, और उन्होंने एक टाइम बाद ट्रिब्यूट देने से नहीं बोल दिया। तो कीर्तिवर्मन ने दांती दुर्ग के ऊपर अटैक कर दिया, और इस अटैक में दांती दुर्ग की जीत हुई और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की टाइमलाइन को देखा जाए तो इन्होंने 753 से लेकर के 982 सीई तक रूल किया था। करीब करीब मान के चले तो 220 साल तक राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने राज किया। लेकिन हमें सारे किंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर पीपीटी में मैंने 5 से 6 किंग कंसोलिडेट किए हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कैसे कन्नौज को कैप्चर किया और कैसे कैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया, उसे हम आगे कवर करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात करी, वो सबऑर्डिनेट फ्यूडिटरी हुआ करते थे बदामी ऑफ चालुक्य के। और उनके इंस्क्रिप्शन ट्रेस अगर किए जाएं तो उनका एंसेस्ट्रल सीट जो है वो लातूर मिलता है, जो महाराष्ट्र में है। और प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए और पर्सनल वर्क्स ऑफ अर्ली किंग्स को देखा जाए तो उन्हें कन्नड़ा रीजन का भी कहा जाता है। जो मान्य खेत उनकी कैपिटल हुआ करती थी, और उनके एक्स्ट्रा एविडेंसेस हमें संस्कृत कोर्ट पेसिस्टीज में भी मिलते हैं। अगर पोस्ट चालुक्यन जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो पर्टिकुलरली उन्होंने चालुक्य ऑफ बदामी को डिफीट कर दिया था। कीर्तिवर्मन को जो सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू है वो छोड़ना पड़ा था, और जो विंध्यास वाला रीजन था वो एज अ बफर जोन काम किया करता था नॉर्थ और साउथ के बीच में, अगर जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया को उस टाइमलाइन की देखी जाए। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने लोकल चिफ्स को अपने अंडर कर लिया था टू बिल्ड अ मैसिव डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूडल अलायंस। अगर नेक्स्ट हम बात करें उनकी क्रोनोलॉजी की, कि उन्होंने किस किस तरीके से और कौन कौन से राजा ने इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिक्स और अरब ट्रेड्स में कंट्रीब्यूट किया था साउथ इंडियन किंगडम्स में से। सबसे पहले हम धाती दुर्ग को कवर करेंगे, उसके बाद कृष्णा वन को कवर करेंगे, और नदन कैंपेन जो थे हिमालय वाले और मालवा वाले रीजन के, उसके अंदर ध्रुवा और गोविंदा द थर्ड को हम करेंगे। उसके बाद जो गोल्डन पीस रहता अमोघ वर्षा वाला, वो कवर करेंगे। और उसके बाद उनका पर्टिकुलरली लास्ट को डायनेस्टी का कॉलेप्स कैसे हुआ उसे भी कवर करने की कोशिश करें। अगर दांती दुर्ग की बात की जाए तो दांती दुर्ग ने 735 से लेकर के 750 सीई तक रूल किया था, और इन्होंने बादामी ऑफ चालुक्य कीर्तिवर्मन टू से इंडिपेंडेंस ले ली थी। इन्होंने इनकी टेरिटरी क्लेम करी थी गोदावरी रिवर और भीमा रिवर के बीच वाली, और ये एक क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक रिचुअल भी परफॉर्म किया था जिसे हिरण्यगर्भा गोल्डन वूम सेक्रीफाइस भी किया जाता है। और इन्होंने जो उज्जैन सिटी है मध्य प्रदेश की, जो एक ज्योतिर्लिंग भी है, वहां पर उन्होंने सेक्रीफाइस को किया था। और उन्होंने गुर्जर फतेहारास को फोर्स किया था टू एक्ट एज अ गेट कीपर्स। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े टाइटल भी लिए थे, जैसे पृथ्वी वल्लभा। पृथ्वी वल्लभा की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वन हुज
शॉर्ट ग्लेंस ब्रिंग्स विक्ट्री, मतलब उनकी जो तलवार है वो हमेशा जीतती है। और अगर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की बात की जाए तो दांती दुर्ग का भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है इसमें राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल किया करती थी, और इस पर्टिकुलर रीजन में गुर्जर प्रतिहाराज रूल किया करते थे, और इस वाली डायनेस्टी को पालाज रूल किया करते थे। कन्नौज में जो गैंगेटिक प्लेन्स में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा था, और इतना कोई पावरफुल किंग नहीं था वहाँ। इसलिए इन तीनों डायनेस्टीज का कन्नौज को रूल करने का सपना था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी को अगर कन्नौज रूल करना है तो उन्हें पहले मालवा वाला एरिया कैप्चर करना पड़ेगा, लेकिन दांती दुर्ग ने पर्टिकुलरली मालवा वाला एरिया कैप्चर नहीं किया था। इन्होंने बेसिकली एक रोड मैप दे दिया था कि उन्हें कन्नौज के ऊपर रूल करना है। लेकिन अगर बात की जाए तो तीनों में से किसी भी डायनेस्टी ने कन्नौज पर बहुत समय तक रूल नहीं किया। कोई एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा आया, यही चलता रहा कन्नौज में। अगर नेक्स्ट बात करें इम्पोर्टेंट राजा की, तो वो कृष्णा वन हो जाते हैं, जिन्होंने स्टेट कंसोलिडेशन भी बहुत ज़्यादा किया था। अगर इनके टाइमलाइन की बात की जाए तो इन्होंने 756 से लेकर के 774 सीई तक रूल किया था, और इन्होंने सक्सीड किया था इनके नेफ्यू दांती दुर्ग को टू बिकम अ किंग। और कृष्णा वन ने कंप्लीट किया था जो दांती दुर्ग वाला जो कैंपेन था चालुक्य टेरिटरी वाला, वो उन्होंने कृष्णा वन ने इसे कंप्लीट किया था। और इन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर कोंकण वाला और जो कर्नाटका वाला पार्ट है साउथ वाला, इसे भी कैप्चर किया था। और इन्होंने वेस्टर्न गंगाज ऑफ मैसूर को भी कैप्चर किया था, और ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी को भी। अगर इनके आर्ट की बात की जाए तो जिसका वीडियो मैंने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे बनाया है, कैलाश नाथा टेम्पल एलोरा, वो भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कृष्णा वन ने ही बनवाया था, और उसे पेट्रोनेज भी किया था, जो पर्टिकुलरली एक इंजीनियरिंग मार्वलस है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में, क्योंकि ये वाला जो टेम्पल है पर्टिकुलरली ये एक पहाड़ को काट करके बनाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैलाश नाथा टेम्पल के अंदर 16 केव है जो वाघोरा रिवर के पास है। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसलिए कृष्णा वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2027 के पेपर को देखते हुए ऐसा लगता है कि यूपीएससी बहुत डीप एनालिसिस डिमांड कर रहा है, इसलिए ये वाला रीजन और कृष्णा वन राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। अगर नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट रूलर की बात की जाए तो वो ध्रुवा थे, और ध्रुवा ने 780 से लेकर के 793 सीई तक रूल किया था, और ये एक बहुत ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, और इन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी को पैन इंडिया मिलिट्री फोर्स बनाया था, और इन्होंने टाइटल लिया था निरुपमा का। और ये सबसे पहले राजा थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जिन्होंने एक्सपीडिशन किए थे गैंगेटिक प्लेन्स तक। दांती दुर्ग के बाद इन्होंने भी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था टू कंट्रोल द प्रेस्टिजियस सिटी ऑफ कन्नौज। अगर ध्रुवा की बात की जाए तो ध्रुवा ने जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है अपर झांसी वाला, वहां तक इन्होंने गुर्जर प्रतिहारा को भी हराया था, और जो धर्मपाल थे पाला डायनेस्टी के द्वाब रीजन वाले, उन्हें भी हराया। लेकिन इन्होंने परमानेंटली किसी भी डायनेस्टी को अनेक्स नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा वेल्थ कलेक्ट करी थी, और वेल्थ कलेक्ट करके ये वापस अपने रीजन मानखेड़ा जो कैपिटल हुआ करती थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, वहां पर लेकर के आए थे। और ध्रुवा के टाइम पे ही देखा जा सकता है कि ये इकलौते राजा हैं जिन्होंने नदन पावर्स को ब्रोक किया था। अगर नेक्स्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर की बात की जाए तो वो गोविंदा थर्ड थे, जिन्हें हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में द जेनिथ ऑफ पावर भी कहा जाता है। इन्होंने 793 से लेकर के 814 सीई तक रूल किया था, और ये एक बहुत अच्छा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, और मिलिट्री पावर को इन्होंने इनकी पीक तक ले गए थे। और साजन इंस्क्रिप्शन जो पर्टिकुलरली बालासर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर मिलती है। इनके अंदर इनके अर्लीस्ट एविडेंस भी मिलते हैं कि इनके जो हॉर्स थे उन्होंने आइसी वाटर भी पिया है, और जो पर्टिकुलरली इनके जो वॉर एलिफेंट्स है उन्होंने सेक्रेट बात भी की है केप कोमोरिन में। केप कोमोरिन बेसिकली जो एंड पॉइंट है कन्याकुमारी उसे कहा जाता है। और इन्होंने सदर्न अलायंस को भी क्रश कर दिया था, पल्लवास, पांड्यास, गंगास और चेरास को, क्योंकि ये इनकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे थे। और इन्होंने गुर्जर प्रतिहारा किंग
नागभट्टा टू को भी हराया था और उन्हें फोर्स किया था कि वो उनकी अथॉरिटी को सबमिट कर दे। अगर अमोघ वर्षा वन की बात की जाए, जिन्हें सदन अशोका भी कहा जाता है, इन्होंने 814 से लेकर के 878 सीई तक रूल किया था और इन्होंने, अगर देखा जाए इनका टाइमलाइन, तो 64 ईयर्स तक रूल किया था और इन्हें अशोका ऑफ साउथ भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंटेलेक्चुअल हब क्रिएट करने की कोशिश करी थी। जैन धर्म में भी अपने आप को कन्वर्ट किया था, जो इनके गुरु थे जिना सेन, उनके इन्फ्लुएंस में। और इन्होंने अपनी खुद की एक उंगली भी ऑफर करी थी गॉडेस महालक्ष्मी को, जो कोल्हापुर में है, टू सेव हिज किंगडम फ्रॉम डिवास्टिंग प्लेग। अगर लेट डोमिनेंस लास्ट रूलर्स की बात की जाए, तो इंदिरा और कृष्णा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली इंदिरा की बात की जाए, तो इंदिरा ने 1914 से लेकर के 1929 सीई तक रूल किया था और इन्होंने एक कैवलरी एक्सपेडिशन भी लॉन्च किया था, क्रॉसिंग द यमुना रिवर एंड सेकिंग द प्रतिहारा कैपिटल कन्नौज। और इन्होंने, और इंदिरा थर्ड के टाइम पे जो अरब ट्रेवलर है अल मसूदी, वह भी आए थे और उन्होंने डिस्क्राइब किया था राष्ट्रकूट को एज अ बलहारा। अगर कृष्णा थर्ड की बात की जाए, तो इन्होंने 939 से लेकर के 967 तक रूल किया था और इन्होंने इनके कैंपेन भी लॉन्च किए थे नॉर्थ और साउथ में। इन्होंने चोला एम्पायर के किंग परांतका वन को भी हराया था बैटल ऑफ तकोलम में। इन्होंने नदन तमिलनाडु को भी कैप्चर कर लिया था और इन्होंने इनका विक्ट्री पिलर रामेश्वरम में इस्टेब्लिश किया था। और अगर देखा जाए, तो इन्होंने रामेश्वरम में एक ज्योतिर्लिंग टेम्पल भी बनवाया था। अगर डिक्लाइन एंड कॉलेज की बात की जाए, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण उनका पतन हुआ। सबसे पहला देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था वहां पर, फ्यूडल सिस्टम जो था। सेक ऑफ मन्य खेता है, उसके अंदर 972 में जो परमारा किंग हुआ करते थे सियाका, मान्य खेता को लूट लिया था और जो कैपिटल थी उसे भी कंप्लीटली लूट लिया था। अगर बैटल ऑफ कल्याणी की बात की जाए, तो जो फिडेटरी थे तलीपा टू ऑफ द चालुक्य लाइन, उन्होंने उनके सारे लोकल चीफ्स को इकट्ठा कर करके ओवरथ्रो कर दिया था कराका टू को 1973 सीई। अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संलेखना मेथड की बात की जाए, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, स्टार्विंग टिल डेथ, वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा इंदिरा फोर ने भी किया था इन 1982 सीई। अगर बात की जाए, तो जो वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कालानी थे, उन्होंने अनेक्स कर लिया था। फिर उसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो 4 पॉइंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। उसके बाद देखा जाए, तो 982 सीई के अराउंड अराउंड में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गई थी और रूलर्स बहुत ज़्यादा वीक थे। उसका फायदा चालुक्य ने उठाया और चालुक्य ने पूरा की पूरा एरिया कैप्चर कर लिया और पूरे डेक्कन में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये हुई बात उनके कॉलेज की। अगर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की बात की जाए, 2 सेंचुरी तक चला तो सिटी ऑफ कन्नौज के लिए। सिटी ऑफ कन्नौज मैंने बताया था आपको, जो बताया था आपको मैंने, गेंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, वहां पर द प्रेस्टिजियस सिटी हुआ करती थी कन्नौज। अगर देखा जाए, तो जो कन्नौज है वो सिंबल ऑफ सोवर्निटी, सुप्रीम कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है। हर्षा के टाइम से देखा जाए, तो ये एक बहुत पावरफुल सेंटर हुआ करता था नॉर्थ इंडिया का। जो भी डायनेस्टी वहां पर रूल करेगी वो पूरे नॉर्थ में रूल करेगी। राष्ट्रकूट मिलिट्री स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए, उन्होंने उनके राइवल जैसा मिलिट्री स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाया था, गुर्जर प्रतिहारा और पालाज को, क्योंकि राष्ट्रकूट डायनेस्टी अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाना चाहते थे नदन कॉलोनी में, उन्हें वहां से बस ट्रिब्यूट चाहिए था, इसीलिए उन्हें कन्नौज को कैप्चर करना था। अगर नेक्स्ट बात करें फेसेस ऑफ ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट की, तो जो फेस वन था वो ध्रुवा की रेड थी, जो 790 में धर्मपाला के साथ हुई थी, जिसके बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद गोविंदा गोविंदा की बात की जाए, तो गोविंदा थर्ड ने नागभट्टा को डिफीट किया था, रिसीव किया था सबमिशन ऑफ चक्रयुद्धा ऑफ कन्नौज। मतलब देखा जा सकता है इस टाइमलाइन में कि जो गोविंदा थे उन्होंने डिफीट किया था नागभट्टा को और 800 सीई के अराउंड अराउंड उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया था। फेज थर्ड की बात की जाए, तो इंदिरा जो थर्ड थे उन्होंने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था प्रतिहारा को, जिनका कंट्रोल हुआ करता था नॉर्थ इंडिया।
अगर फेज 4 की बात की जाए लेट डोमिनेंस की, तो जो कृष्णा थर्ड थे उन्होंने नदन पावर्स को डिफीट कर दिया था और राष्ट्रकूट डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया था 973 सीई में। अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसके अंदर हम सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, प्रोविंशियल डिवीजन और लोकल विलेज असेंबलीज को कवर करेंगे इन डेप्थ। अगर मोनार्की की बात की जाए तो मोनार्की किंग हुआ करते थे और उनके पास सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी हुआ करती थी और वो एक डिवाइन बैकिंग भी लिया करते थे थ्रू द टाइटल्स, जैसे धर्म महा, और सक्सेशन जो था वो हेरिडिटरी था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो इनके हेड हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, महासंधि विग्रही भी कहा जाता है, जो फॉरेन अफेयर्स को भी हैंडल किया करते, और जो महामात्या थे वो ट्रेजरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया करते। मिलिट्री कमांडर्स की अगर बात की जाए तो जो आर्मी होती थी और उसे लेड करते थे दंडनायका, जो बेसिकली इन्फेंट्री, कैवेलरी, वार एलिफेंट्स को कंट्रोल किया करते थे और बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल की बात की जाए तो जो सबसे फर्स्ट आता है वो राष्ट्र आता है, बेसिकली प्रोविंस, फिर विषया आता है जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और भुक्ति, भुक्ति मतलब जो आज के ब्लॉक होते हैं उसे कहा जाता है सब डिस्ट्रिक्ट, और सबसे जो लोअर लिस्ट था वो ग्रामा था। जो राष्ट्र को रूल किया करते थे वो राष्ट्रपति रूल किया करते थे, और विषया को विषयापति, और भुक्ति को भोगपति, और ग्रामा को ग्रामुक्ता रूल किया करते थे। और जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो हाईली सेंट्रलाइज्ड थी, लेकिन जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी वो वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड थी। अगर विलेज असेंबली और गवर्नेंस की बात की जाए, जो विलेज असेंबलीज होती थी उसे ग्रामुक्ता कंडक्ट कराया करते थे, और जो विलेज के एल्डर होते थे उनके साथ मिलकर के वो कोऑर्डिनेट करते थे असेंबलीज में, और ये असेंबलीज का काम होता था टू मेंटेन इरिगेशन टैंक्स एंड कलेक्ट टैक्सेस। विलेजेस के अंदर सब कमिटीज भी हुआ करती थी जिन्हें पर्टिकुलर टास्क दिए जाते थे, जैसे कि रिजर्वायर्स, लोकल मार्केट्स, मेंटेनिंग टेम्पल लैंड्स। अगर डेक्कन इकोनॉमी की बात की जाए तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता था वो अरब ट्रेडर्स के साथ होता था। अरब ट्रेडर्स की जो बुक्स है और वहाँ के जो कॉन्टेक्स्ट है, हमें उनसे ये पता चलता है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड और पावरफुल किंगडम था। उसके बाद अगर लैंड टेन्योर्स और एग्रीजियन टैक्सेस की बात की जाए तो जो स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था वो या तो 1/4 होता था या तो 1/6 होता था, और इसे दोनों कैश या काइंड में रिसीव किया जाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकल सेस की बात की जाए तो उसे ऊपरी कारा भी कहा जाता था, जो एडिशनल टैक्स होता था, जो बेसिकली किराएदार होते थे, आर्टिशियंस होते थे, उनसे कलेक्ट किया जाता था टू फंड अ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्राह्मण लैंड ग्रांट्स की अगर बात की जाए, ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी, वो टैक्स फ्री लैंड हुआ करती थी। और जो टेम्पल ग्रांट्स होती थी, देवदाना जिसे कहा जाता था, वो भी टैक्स फ्री लैंड्स होती थी, जो मैनेज करता था टेम्पल ट्रस्ट। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए, जो अर्लीस्ट वीडियो अब मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली है उसके अंदर जो बैंकिंग सिस्टम की बात की थी, यहाँ पर भी वो सेम था। यहाँ पर भी वो जो सैलरी है वो विड्रॉल किया करते थे, जिसे अक्षय निधि भी कहा जाता है, जिसे रॉयल पेट्रॉन्स दिया करते थे। कॉर्पोरेट ऑटोनॉमी की बात की जाए तो जो गिल्ड्स या यूनियन होते थे उनके अपने कोड्स होते थे और लॉज होते थे और जुडिशियल कोड्स भी हुआ करते थे। और अगर गिल्ड्स की बात की जाए तो इनके लोकल मार्केट में ट्रेड करने के लिए अपने कॉइन्स भी हुआ करते थे, जैसे कि हमने समझा था वो पर्टिकुलर कॉइन्स कॉपर के हुआ करते थे। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली बात की थी फॉरेन ट्रेड और अरब अकाउंट्स की, उसे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉरेन ट्रैवलर थे सुलेमान और अल मसूदी। अल मसूदी अभी हमने रिसेंटली इसी वीडियो में अभी ऊपर कवर किया था। अगर अरब कॉमर्स और सुलेमान के अकाउंट की बात की जाए तो राष्ट्रकूटा को बलहारा भी कहा जाता था, मतलब सॉवरन ऑफ सॉवरन्स, मतलब सुप्रीम के भी सुप्रीम। जो बलहारा है बेसिकली इसका डेरिवेशन वल्लभ राजा से मिलता है। इसका मतलब ये है सुलेमान ने उन्हें कोट किया था वो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे किया। अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट नंबर पे थे वो कैलिफ ऑफ बगदाद थे, उसके बाद जो एम्परर ऑफ चाइना थे वो सेकंड नंबर पे थे, जो एम्परर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थे वो थर्ड नंबर पे थे, और जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा थे वो 4th नंबर पे थे। और जो अरब मर्चेंट्स है उनकी कॉलोनीज भी हुआ करती थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की टाइमलाइन में, और जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे वो डेक्कन पोर्ट्स पे भी सेटल होते थे, जैसे कि साजन और कल्याण। अगर इंडो अरब ट्रेड प्रोपोर्शन की बात की जाए
तो जो राष्ट्रकूटा हुआ करते थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे कॉटन टेक्सटाइल और म्यूसिलीन्स को, और इस स्पाइसेस, इंडिगो और टीक वुड को भी एक्सपोर्ट किया करते थे। अगर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का एक्सपोर्ट देखा जाए तो 40 प्लस 30 70% वो एक्सपोर्ट किया करते थे। और जो वो अरब से इंपोर्ट किया करते थे वो अरब वॉर हॉर्स हुआ करते थे। कैवेलरी अगर देखा जाए तो 20% इम्पोर्ट इम्पोर्ट किया करते थे। और जो सिल्वर की दिरहम्स होती थी और जो ग्लास वेयर्स होते थे उसे भी इंपोर्ट किया करते थे वो लोग, करीब करीब 10%। 30% वो इंपोर्ट किया करते थे और 70% एक्सपोर्ट किया करते थे। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे वो बहुत ज्यादा होते थे मान्य खेत में, क्योंकि उनका जो ट्रेड था वो सरप्लस में था। अगर सोसाइटी और रिलीजियस की बात की जाए और कास्ट सिस्टम की बात की जाए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में, तो जो उनकी पॉलिसी थी वो हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेकर के और टॉलरेंट पॉलिसी थी। अगर डेक्कन सोसाइटी और वुमेन्स की बात की जाए तो जो स्टेटस था वुमेन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज को भी मैनेज किया करती थी। और वर्ना सिस्टम की बात की जाए, द एक्सपांशन ऑफ लैंड ग्रांट्स एक्सिलरेटेड द इंटीग्रेशन ऑफ लोकल ट्राइब ग्रुप्स इनटू अ लोअर टियर ऑफ द कास्ट सिस्टम। अगर एजुकेशनल हब की बात की जाए तो संस्कृत स्कूल, जिसे घटीदास भी कहा जाता है, और जैन मोनास्ट्रीज, जिसे बासीदास भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी अंडर रॉयल पेट्रोनेज। अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी उनके अंदर जो जैनिज्म थे वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे, और इसे जैन गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि अमोघ वर्षा जो थे उन्होंने बहुत पैटर्न किया था जैनिज्म को, क्योंकि वो भी जैन में कन्वर्ट हो गए थे। जीना सेना जो फिलोसोफर हुआ करते थे उनके गुरु, उनके इन्फ्लुएंस में। और जो अर्ली या लेटर राष्ट्रकूटा की शैविज्म और वैष्णविज्म ट्रेडिशन को फॉलो किया करते थे और वैदिक सेक्रीफाइसेस को भी परफॉर्म किया करते थे। और इन्होंने रॉक कट टेम्पल भी बनवाए हैं, कैलाशनाथा टेम्पल जो एलोरा में, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। और वो ऑनर भी किया करते थे पुरानी डीटीज लाइक शिवा, दुर्गा एंड विष्णु। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो जो मोनोलिथ कैलाश टेम्पल है एलोरा का, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, और उसके बाद जो मास्टरपीस है एलिफेंटा आइलैंड का, और जो ग्रोथ है जैन रॉक आर्किटेक्चर की, उसे हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। अगर इवोल्यूशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात की जाए तो जो सबसे पहला इवोल्यूशन था उनका, वो एलोरा का जो 16 केव्स है वो था। फिर उसके बाद जो एलिफेंटा आइलैंड है जो मुंबई के पास में है, वहाँ पर उन्हें सदाशिव की मूर्ति और नटराज की मूर्ति मिलती है। और एलोरा की अगर बात की जाए तो एलोरा के अंदर 30 से 34 जो केव्स है वो डेडिकेटेड है जैन को। और मान्य खेता स्ट्रक्चर आल्ट की अगर बात की जाए तो जो कैपिटल बिल्ड हुई थी अमोघ वर्षा के अंडर में, वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन था। अगर लैंग्वेज लिटरेचर की बात की जाए तो कवि राजमार्ग जो है अर्लीस्ट सर्वाइविंग कन्नड़ा वर्क है जो अमोघ वर्षा के टाइमलाइन में लिखा गया था। कोर्ट की बात की जाए, जो कन्नड़ा लिटरेचर है उसके 3 जेम हुआ करते थे, पंपा, पूना और राणा। मैथमेटिकल प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो जो जैन मैथमेटिशियंस थे महावीराचार्य, उन्होंने उसी टाइमलाइन में गणित सारा समग्र भी लिखा था, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। केदारनाथ टेम्पल, जिसकी हम इस वीडियो में कम से कम 4 से 5 बार बात कर चुकी है, अब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कमीशन किया था कृष्णा वन ने। फिर उसके बाद जो एक्सकेवेशन था वो करीब करीब माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये करीब करीब 4 लाख टन जो रॉक हुआ करती थी उसे निकाल करके ये बनाया था। अगर एलिफेंटा मास्टरपीस की बात की जाए, सदाशिव त्रिमूर्ति जो है वो एलिफेंटा आइलैंड है, वो एक फाइनेस्ट एग्जांपल है राष्ट्रकूटा रॉक आर्ट का। जो सेंट्रल मास्टरपीस है वो 20 फुट टॉल है, जिसे सदाशिव महेश मूर्ति भी कहा जाता है, डिपिक्टिंग द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा। वो शिवा के बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स को बताता है, जैसे कि क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो जो साजन कॉपर प्लेट्स की हमने बात की थी अमोघ वर्षा के टाइम पे, जो बालासर गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, उसके अंदर भी हमें गोविंदा थर्ड के नदन कैंपेन्स के बारे में और उनकी विक्ट्रीज के बारे में मिलता है, जो उन्होंने पालाज और प्रतिहास को हरा करके जीती थी। राधनपुर अगर कॉपर प्लेट्स की बात की जाए जो गोविंदा ठाट ने लिखी थी, इसके अंदर उन्होंने रैपिड मिलिट्री मूवमेंट्स और उनकी विक्ट्रीज को भी बताया है। और करहड़ कॉपर प्लेट्स की बात की जाए तो इसे लिखवाया है कृष्णा थर्ड ने, जो डिस्क्राइब करता है द बैटल ऑफ टकुलम,
जो जिस पर्टिकुलर बैटल में उन्होंने चोला एम्पायर को हराया था, रामेश्वरम में अपनी विक्ट्री को स्थापित किया। नासिक केव इंस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इसके अंदर जो कृष्णा और उनके जो बाद के किंग थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट टेम्पल्स और जो फंडिंग की थी और जो पेट्रोनेज किया था उन्होंने, उसे भी बताया है। नासिक केव इंस्क्रिप्शन को आप सातवाहना किंगडम के गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलरली मैंने आपको यूपीएससी के रैपिड रिवीजन माइंड मैप्स भी दिए हैं कि उनके फाउंडर कौन थे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या था, आर्टिस्टिक माइलस्टोन क्या थे, मॉनेटरी सिस्टम क्या था और यूपीएससी प्रीलिम्स का ट्रैप क्या हो सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक मेंस का आंसर भी दिया है, जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली इसे 15 मार्क्स में 250 वर्ड्स में लिखना है, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राष्ट्रकूटा ऑफ मान्यकेता टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली मेडिवल इंडियन आर्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू एलोरा एंड एलिफेंटा। इस स्लाइड में मैंने आपको डायनेस्टिक कंपैरिजन भी दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था मौर्यन, सातवाहना, पल्लवा और राष्ट्रकूटा के बीच में। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो आप इसे पर्टिकुलरली अपने स्टिकी नोट में लगा करके अपनी टेबल के सामने भी रख सकते हैं। 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे तो 120% में बोल सकता हूँ कि 2 से 4 नंबर आपके यूपीएससी में फिक्स है। Thank you for listening my lecture. This is Harshraj Rathod signing off. Please like, share and subscribe to UPSC channel UPSC with Harsh. Thank you and have a good day.